हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट और प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो हो चुका है। तो आज हम रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा डिफिकल्ट था और उनके सॉल्यूशंस क्या क्या रहने वाले। तो रीजनिंग के सेक्शन की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे और कैसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखा गया। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास पहला है जनवरी, फिर दिसंबर, अक्टूबर एंड देन एक्स है एंड देन वाई है हमारे पास। तो हमें एक्स और वाई की जो पोजीशंस हैं या फिर जो महीने वहां पर आने हैं या फिर एक्स की जगह पे क्या आएगा या वाई की जगह पे क्या आएगा, हमें वो यहां पर पता कर। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर मैं जनवरी टू जनवरी जाऊं तो इसका मतलब है कि 12 महीने का गैप है, 12 मंथ्स। अगर हम जनवरी टू जनवरी जाते हैं तो 12 मंथ्स का गैप, ठीक है। अगर हम जनवरी टू दिसंबर जाते हैं तो 11 मंथ्स, यहां पर 11 मंथ्स मिलते हैं। दिसंबर टू अक्टूबर जाते हैं तो हमें मिलते हैं 10 महीने। अगर हम यहां पर गैप की बात करें, महीनों का कितना गैप आ रहा है, तो 10 महीने का गैप। तो आप यहां पर सीक्वेंस देख पा रहे हो, आपने सीरीज अगर पढ़ी है मेरे साथ तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि 12, 11, 10, तो अगला कितना होगा 9। तो अगला होगा 9 महीने का गैप। तो यहां से अगर आप चेक करो 9 महीने का, तो अक्टूबर के बाद आप यहां पर शुरू करोगे तो आपके पास आएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इसका मतलब है कि अगला जो महीना आना चाहिए वो जुलाई आना चाहिए। अगला महीना मेरे पास जुलाई आना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे सीक्वेंस मिल चुका है। तो यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे 8 आया होगा, यहाँ पे 7 आया होगा, तो अगला जो है वो 6 आना चाहिए। तो 6 को काउंट करते हैं, अक्टूबर के बाद हम 6 को गिनते हैं। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड देन अप्रैल। तो हमारे पास आना चाहिए यहाँ पर जुलाई एंड अप्रैल। सो ऑप्शन नंबर बी, जुलाई एंड अप्रैल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अप्रैल के बाद अगर मैंने 6 किया है तो अप्रैल के बाद मैं यहाँ पे 5 काउंट करके देखता हूं कि सितंबर आएगा या नहीं। तो अप्रैल के बाद आप चलोगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आपका आता है। तो बिल्कुल सही यहां पर अपना लॉजिक बनता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई एंड अप्रैल। तो एक्स की जगह पर जुलाई आना था और वाई की जगह पर यहां पर अप्रैल आना था। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर एक सॉलिड क्यूब की बात करी जा रही है जिसके सारी साइड्स को या सारे फेसेस को आपने येलो कलर से पेंट कर दिया है। द क्यूब इज देन कट इनटू 60 स्मॉलर बट इक्वल पीसेस बाय मेकिंग द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स की बात हो रही है यहां पर। तो आपको थोड़ा लेंथ जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप उसको कट को कम कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लेंथ कम रखोगे तो उतने ज्यादा आपके वहां पर चांसेस हो जाएंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कट लगाने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहां पर एक बार क्यूब बना लेते हैं। तो पहले एक क्यूब को ट्राई करते हैं। और अगर 60 बनाना है तो ये सिंपल सी एक बात आती है मेरे सामने कि 3 इंटू 4 इंटू 5 होना चाहिए। तो 60 अगर मुझे करना है तो 3 इंटू 4 इंटू 5 होना चाहिए और ये क्यूब नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर कुछ क्वेश्चन में कुछ था, ये शायद यहां पर क्यूबॉइड होना चाहिए क्योंकि क्यूब की जो सारी साइड्स वो तो इक्वल होती है ना। सो ये मे बी क्यूबॉइड होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, जो कि क्यूब लिखा हुआ था। चलो कोई नहीं। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 से हम क्या है 60 तक पहुंच सकते हैं बहुत इजीली। अब हमें स्मॉलर पीसेस में काटने हैं बट इक्वल नंबर ऑफ पीसेस में काटने हैं। तो मतलब 1 1 1 के हमें पीसेस यहां पर करने हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो अपनी बड़ी वाली साइड है, ये वाली अपनी 5 की है, ऐसा हम मान लेते हैं। ये वाली साइड अपनी 3 की मान लेते हैं और ये जो फ्रंट पे यहाँ पे सामने है वो 4 की मान लेते हैं। तो अगर ये 5 की है तो इसके जो कट है वो ऐसे करके कुछ 5 लगेंगे, 1 2 3 4। तो ये 5 पीस हो गए, 1 2 3 4 5 पीस हो गए, ठीक है। अब ये 3 है तो इसका कुछ इस तरीके से जाएगा, 3 1, सॉरी लाइनें टेढ़ी हो रही हैं, आप प्लीज मैनेज कर लेना। तो इस तरीके से होगा। और ये जो 4 है ये कुछ इस तरीके से होगा कि 1 2 3 और एक 4। तो अपने जो पीसेस हो गए वो कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। एक मिनट, 1 2 3, यहाँ पर एक लाइन कम होगी, सॉरी। एक तो यहाँ पर डायग्राम सही से नहीं बन पा रहा है अपने से, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ हो जाएगा ये। तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 2 और 3 हो गया और इसको हम 4 कर लेते हैं। तो 1 2 3 और ये 4। तो अपने 4 पीसेस इस तरीके से हो। सिमिलरली ये इधर की साइड 5 बन जाएंगे क्योंकि अगर वो वाली लाइन 5 है तो वो भी 5 ही हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनेगा। ये वाले 3 थे तो ये भी 3 ही हो जाएंगे और ये वाले 4 है तो ये वाले सामने से ऐसे करके 4 अपने बन जाएंगे कट, ठीक है।
तो इस तरीके से कुछ हमारा क्यूब बनेगा छोटा सा, जो कि क्यूबॉइड होना चाहिए था मेरे हिसाब से, यहाँ पर क्यूबॉइड होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कट लगा लिए हैं और इस तरीके से हमारा जो क्यूब है या क्यूबॉइड है वो हमारा बन चुका है। अब कह रहे हैं द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स इज 9, तो ये कह रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कट्स 9 है। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस वाले पे साइड पे कट लगाऊं तो एक कट लगाऊंगा, दो लगाऊंगा, तीन लगाऊंगा, चार लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं चार कट ऐसे लगाऊंगा, चार कट के बाद मैं यहां पर एक कट ये लगाऊंगा और दो कट ये लगाऊंगा, चार और दो छह, और एक दो और तीन कट ये लगाएंगे। तो हमें जो कट्स लगाने पड़े वो 9 कट्स लगाने पड़े इस 3 इंटू 4 इंटू 5 वाले को बनाने के लिए 60 पीसेस में। तो पहली वाली बात तो सही है कि मिनिमम नंबर ऑफ कट्स जो है वो हमें 9 यहां पर लगाने पड़ेंगे। द नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस इज 6, विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस इज 6। तो जहां पर कलर जो नहीं हो रखा होगा, जहां पर हमारा पेंट नहीं गया होगा, देखो वो वाला जो हिस्सा होगा वो ये वाला होगा, ये वाला, राइट, यही वाला हिस्सा होने वाला है। तो सिर्फ इसी वाले हिस्से में हमारे पास क्या होने वाला है, जो कलर नहीं होगा वो हमें मिलने वाला है। तो कितने हैं ये, एक और ये दो। अब ये पूरी लाइन में अगर मैं देखूं तो 3 आएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे पास 3 आने वाले हैं। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा यहां पर हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 7 24 इज इक्वल टू 25, 12 इंटू 16 इज इक्वल टू 20, देन 16 इंटू 63 इज इक्वल टू व्हाट। देखो आपने अगर ट्रिपलेट्स पढ़े हैं ध्यान से, अगर आपने ट्रिपलेट्स पढ़े हैं तो आपको ये एकदम देखते ही क्लिक किया होगा कि यार ये ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स मतलब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो एक साइड मैं मान लेता हूं 24 है और एक साइड मेरी 7 है। तो 24 का स्क्वायर मुझे पता है 576, 7 का स्क्वायर कितना अपना 49, तो दोनों का सम कितना हो गया 625। अगर मैं हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर, अगर एच स्क्वायर मैं इसको मान लूं यहाँ पर, तो स्क्वायर हटके यहाँ पर रूट लगेगा। तो 625 जो है वो 25 का अपना क्या होता है, स्क्वायर रूट बनता है। तो मेरे पास यहाँ पे 25 बन रहा है, राइट। तो इसी तरीके से आगे भी है कि 12 का अगर हम स्क्वायर करें तो 144, प्लस 16 का अगर हम करें तो 256, और दोनों का सम कितना हो गया 400, जो कि 20 का स्क्वायर होता है, राइट। वो 20 का स्क्वायर होता है। तो 16 का स्क्वायर अपना कितना होता है 256, और 63 का अगर हम स्क्वायर करें तो 63 का जो स्क्वायर होगा हमारा वो कितना होगा 38 और 169। तो इट मींस कि 3800 होना चाहिए और 169, सो 3969 ये होना चाहिए। इसमें अगर हम 3969 में 256 को ऐड कर दें तो कितना आता है 5 2 एंड देन 2 एंड 4 2 2 5। ठीक है, तो ये अपना कितने का बन जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसको निकालें तो ये बनेगा अपना 65 का। तो ऑप्शन नंबर सी 65 इज द करेक्ट आंसर। तो 4225 जो है हमारा वो 65 का स्क्वायर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी 65 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये भी बहुत इजी सा लॉजिक था। अगर आपने मेरे साथ क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन किया होगा तो आपको ये ऐसे क्वेश्चंस भी वहां पर मैंने करवाए थे। ठीक है, चलिए इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन आया है हमारे पास। तो इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन अपने पास ये कुछ है कि इफ ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन सी, लेस देन डी, ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन एफ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू एच है, अगर ये बात बिल्कुल सही है देन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इस कंडीशन में बी हमेशा ई से बड़ा रहेगा। तो बी और ई के बीच में अगर आप चेक करते हो यहाँ पर चीजें, तो हमें क्या मिल रहा है कि जो साइन है वो हमारे सीरीज को ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं कि एक बार ये देखो बी की साइड फेस ओपन है और एक बार ये इधर है। तो सीरीज अगर हमारी ब्रेक होती है तो हम किसी भी बात को डेफिनेट में ट्रू नहीं बोल सकते। तो ये बात क्या हो जाएगी हमारी गलत कि बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई। नो, इट इज नॉट पॉसिबल कि हर बार बड़ा हो। ठीक है, मतलब एक बार को कह सकते हैं कि शायद हो जाए, बट डेफिनेट में मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ ये होगा ही। तो इसलिए वाली बात क्या है, गलत है। अगर इफ दिस इक्वेशन इज ट्रू देन s इज ऑलवेज लेस देन v, तो s हमेशा छोटा है v से। तो s और v के बीच की अगर बात करें तो s और v के बीच में कह रहा है कि हमेशा छोटा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम कंक्लूड करें यहां पर तो s इज लेस देन और इक्वल्स टू v है। अगर हम कंक्लूजन निकालें यहां पर तो s इज लेस देन और इक्वल्स टू v, या फिर आप उल्टा बोल सकते हो v इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू s।
जिसमें ये कंडीशन होती है कि या तो v बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहूं कि हमेशा छोटा होगा s, तो ये भी पॉसिबल नहीं है हर बार की हम बोले, और डेफिनेट में हम मतलब ये बात नहीं बोल सकते, इसलिए ये वाली बात भी क्या हो जाएगी हमारी गलत। सो दोनों बातें गलत हैं, तो इट मींस ऑप्शन नंबर डी नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा जो होता है वो सही आंसर होने वाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हमने क्रैश कोर्स में किया था। तो मैंने यहाँ पे जब आपने अगर मेरे साथ पढ़ाई की तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे कि ये हैं कितने। तो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 है तो इसका मतलब या तो 3 3 के 6 पेयर बनेंगे या 6 6 के 3 पेयर। 2 2 का पेयर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे 3 चीजें दिख रही हैं, ए बी एंड सी दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम इस तरीके से नहीं कर सकते, और हमें 3 ही चीजें दिख रही हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यहां पर अगर मैं होता तो मैं ये कहता कि 6 6 के पेयर बना लो, क्योंकि 3 चीजें ही हमें यहां पर दिख रही हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां से अगर मैंने काटा तो देखो ए से ये शुरू हुआ था, ए से ये शुरू हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे मैं इसको काट दूं तो यहां पर ये बचता है। अब ऑप्शंस को रख के भी आप देख सकते थे कि ऑप्शंस को रख के कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, बट आप अगर पेयर बना लोगे पहले ही तो वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। और सबसे पहले बड़ा पेयर बनाने की कोशिश करो, जिससे कि आपका एलिमिनेट चीजें बहुत जल्दी होती है। ठीक है, चलो, तो अगर मैं यहां पर ए बी सी सी है, यहां पर ट्रिपल सी है, यहां पर 2 सी है और डबल बी है, तो मे बी यहां पर देखो डबल बी आया है तो सीक्वेंस सेम हो कि ए बी बी, और यहां पर ट्रिपल सी था तो मे बी यहां पर भी क्या आ जाए, ट्रिपल सी आ जाए, यहां पर बी और यहां पर ए और यहां पर ट्रिपल सी के लिए ये, तो ए बी बी ट्रिपल सी, ए बी बी ट्रिपल सी, ए बी बी ट्रिपल सी। तो ये सीक्वेंस बहुत सही बन रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस पैटर्न बिल्कुल हमारा सही बन रहा है। तो अब यहां पे देखते हैं कि बी सी बी ए सी किस ऑप्शन में है। सो बी सी बी ए सी, ऑप्शन नंबर सी में मिलता है हमें बी सी बी ए सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से इसका पेयरिंग करो, हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा पेयर बनाने की कोशिश करो, बड़े से बड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो 24 क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, 12 18 36 और ये 90। तो देखो सीरीज नीचे है एंड देन ऊपर जा रही है, सो मल्टीप्लीकेशन इसमें मस्ट है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन चल रहा हो। ये हमेशा श्योरिटी है कि सीरीज अगर नीचे गिर रही है और फिर ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन चल रहा होगा। मुझे यहां से समझ में आया कि 24 है और 12 है, तो इसका मतलब सीरीज नीचे गई फिर ऊपर ली जा रही है, एकदम सडनली ऊपर जा रही है, तो इट मींस कि यहां पर मल्टीप्लीकेशन चल रहा हो। सो 36 से मैं 90 तक कैसे पहुंच सकता हूं, मुझे वो ढूंढना है। 18 से 36 तो मुझे पता चल रहा है कि इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां से यहां तक अगर हम जाएं तो 36 का डबल होता है 72, और 18 अगर हम ऐड करें तो हाफ है इसका। सो मल्टीप्लाई बाय 2.5 यहां पर हमें मिल रहा है, यहां पे हमें मिल रहा है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो आप देख रहे होगे कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो हाफ हाफ से बढ़ता जा रहा है। सो इट मींस कि यहां पर जो मल्टीप्लाई हुआ होगा वो मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ होगा, और यहां पर जो हुआ होगा मल्टीप्लाई बाय 0.5 या मल्टीप्लाई बाय हाफ हुआ होगा। सो 24 का अगर मैं हाफ करता हूं तो 12 आएगा, और 12 इंटू 1 करें तो 12 आता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। सो लॉजिक यहां पर क्या था हमारा कि मल्टीप्लीकेशन का चल रहा था लॉजिक, 0.5 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 1.5, 2 से फिर 2.5, और अगली कोई टर्म होती अगर यहां पर अगर कोई और टर्म होती तो मल्टीप्लाई बाय 3 वो हो जाता। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहां पर हमारे पास है, इफ p इज इक्वल टू प्लस, q इज इक्वल टू माइनस, r इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, s इज इक्वल टू डिवाइड, देन इंसर्ट द प्रॉपर नोटेशंस बिटवीन द सक्सेसिव नंबर इन द इक्वेशन। ठीक है, सो हमारे पास ये इक्वेशन है 60, गैप है 15, गैप 3, गैप 20, गैप 4 इज इक्वल टू 20। तो हमें पी क्यू आर एस रखने हैं यहाँ पर और निकालना है कि कौन सी बात सही होने वाली। सो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास तो आप सबसे पहले डिवाइड वाली चीज को उठाओ कि डिवाइड वाली चीज को मुझे कहां पर पुट करना है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हो सकती हैं जहां पर डिवाइड का कोई रोल ही ना हो। जैसे अगर 3 और 20 के बीच में अगर मैं डिवाइड रखूं तो मेरे पास वैल्यू आ ही नहीं सकती कभी भी 20, राइट। सो एस को ढूंढो सबसे पहले कहां, तो एस हमारा यहाँ पे हो सकता है, अगर ये होता है तो यहाँ पर 4 बनता है। ठीक है, इसको पुट करके देख लेते हैं। 15 के बाद अपने पास p है, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, r का मतलब अपना मल्टीप्लाई है, तो देखो ये चीज तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्योंकि यही वैल्यू अपनी 60 जा रही है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, अभी तक तो मुझे ये समझ में आ गया है, बट आगे देख लेते हैं। q का मतलब है माइनस, तो देखो भाई 60
और ये 4 प्लस 60 माइनस 4, तो ये कट जाएंगे, 60 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना नहीं बन सकता। इसमें सिंपल सी यही रूल लगाओ आप कि आपका डिवाइड सबसे पहले चेक करो, फिर मल्टीप्लाई चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है। सेकंड वाले को देखें, अगर एस कहां पे जाएगा, लास्ट में जाएगा, तो हाँ डिवाइड हो सकता है। सो सेकंड वाले को पुट करते हैं माइनस, माइनस ही आएगा, क्यों, यस माइनस आएगा। एंड देन आर का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड देन अपने पास पी है, पी का मतलब अपना प्लस है, और इसका मतलब है डिवाइड। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45 प्लस 5, राइट, यही आएगा 20 डिवाइड बाई 4। तो ये अपना कितना हो जाएगा 15, और ये प्लस 5, तो ये कितना हो गया अपना 20। सो ऑप्शन नंबर बी 20 इज द करेक्ट आंसर, मतलब सॉरी क्यू आर पी एस इज द करेक्ट सीक्वेंस एंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R। तो देखो आपको बोला कि P जो है वो Q और R का भाई है, बट Q और R का जेंडर आपको यहां पर नहीं पता है, और ना ही आप बना सकते हो जब तक आपको अपनी मर्जी से, मतलब आपको जब तक जेंडर के बारे में ना इंफॉर्मेशन हो, आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते इनका जेंडर। ठीक है, Q एंड R, S इज आर्स मदर, S जो है वो R की मदर है, तो S अगर मदर है तो S को हमने फीमेल बना दिया। ठीक है, T इज P's फादर, अगर T जो है वो P का फादर है तो इसका मतलब S का हस्बैंड हुआ, S का हस्बैंड हुआ। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से, इस फैमिली ट्री के हिसाब से हमें यह बताना है कि कितनी बातें यहां पर सही हैं, जो हमें 6 बातें यहां पर बताई गई हैं, इन 6 में से कितनी बातें सही। एस एंड टी आर कपल, यस इट इज अ। क्यू इज टी सन, नो, हमें डेफिनेट नहीं पता है, हम डेफिनेट नहीं बोल सकते, हो सकता है कि क्यू सन हो, बट हमें डेफिनेट नहीं पता, हमें बोला गया कि डेफिनेटली ट्रू जो बातें हैं वो आप बताओ। T is Q's father, yes it is true। अब Q का जेंडर कुछ भी हो, T तो फादर ही है, वो उसको फादर ही बोलने वाला है। S is P's mother, yes it is true। R is T's daughter, no, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें R का जेंडर नहीं पता है, R हो सकता है डॉटर हो, बट डेफिनेट नहीं पता। P is S son, yes P is S son। तो 1 2 3 4 बातें हमारी सही हो रही हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 ओनली 4, ऑप्शन नंबर सी ओनली 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डेफिनेटली ट्रू जिसको आप बोल रहे हो। सो ओनली 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से हमारे पास है। ठीक है, सो इफ नो इज कोडेड एज 201, नहीं 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 नहीं, कुछ तो है। नॉट इज दिस, नॉट की अगर हम वैल्यूज लिखें तो 14 15 और 20 होती हैं। ठीक है, सो इसका होता है अपना 210, और ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई चल रहा है, तो यहां पर शायद कुछ टाइपिंग एरर है, ये 210 होना चाहिए। ठीक है, इफ नो इज कोडेड एज 210, इफ नो इज कोडेड एज 210, नॉट इज कोडेड एज दिस, एंड नोट का किल कर दिया इन्होंने कि, तो इसको हम क्या करेंगे 14 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 5, तो ये वाला अपना कितना आ गया था 400 400। ठीक है, इंटू 5 अगर आप करते हो तो 42 इंटू 5 करोगे तो 210 आएगा, और डबल जीरो, यस। तो मल्टीप्लाई चल रहा है हमारा प्रॉपर, ये हमें समझ में आ चुका है। इसका 14 इंटू 15 अगर आप करते हो तो 210 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लॉजिक चल रहा है यहाँ पर, वो क्या चल रहा है कि आप प्लेस वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन चल रहे हो। प्लेस वैल्यू का अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लॉजिक मिल रहा है। तो आपके पास 2100 आ चुका है, ई तक आपको 2100 मिल चुका है। तो 2100 में अब आप क्या करोगे, 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 21 इंटू 19 अपना कितना हो जाएगा, अगर आप करते हो तो 380 एंड 399, तो 399 और 2 जीरो पीछे से आ जाएंगे अपने, तो अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 399। ये 3 जीरो हो गए यहाँ पर, किसी तो एक टाइपिंग एरर है यहाँ पर, इनको आप इग्नोर करना। ठीक है, सो अपने पास कितना आ जाएगा 399, और वो डबल नहीं, डबल जीरो क्यों, 000 ही आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 000 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए 399 000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये अपना आंसर यही आने वाला है, 000 ही रहेगा। वो मैंने यहाँ पर 2100 मान लिया, वो 21,000 है। ठीक है, सो 000 ही होगा, ये आपका आंसर लॉजिक के साथ ये रहा। अच्छा एक और, तो मतलब 2 क्वेश्चंस अपने कोडिंग डिकोडिंग से ही आए हैं, और ये वाला तो बहुत ही इजी है कि इसमें तो डायरेक्ट ही कोडिंग है अपने पास, डायरेक्ट कोडिंग, जैसे कि F के लिए हमारा जो कोड होगा वो 6 हो जाएगा, R के लिए जो कोड होगा वो 5 हो जाएगा, A के लिए जो कोड है वो 4, N के लिए जो कोड है वो 3, C के लिए अपना 2, और E के लिए अपना 1। तो सेम जर्मनी में भी वो वर्ड्स होंगे, सॉरी लेटर्स होंगे, जिनके कोड्स वही होने वाले हैं जो उसके सामने लिखे। सो हमें निकालना है यमन का कोड। तो Y का कोड अपने पास देखो, Y जर्मनी में सबसे लास्ट है, तो और यहाँ पे सबसे लास्ट क्या है 7, तो हमारा क्या आ जाएगा 7। E अपना जर्मनी में सेकंड पे है तो 1,
7 1 से अपने पास 2 ही है, तो ए और बी तो वैसे ही इग्नोर कर देंगे हम। एम अपने पास, ठीक है, यहाँ पर है लास्ट से फोर्थ, और चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 8 आ जाएगा, 7 1 8। सो ऑप्शन नंबर सी भी चला जाएगा, सो ऑप्शन नंबर डी ही बचता है जिसमें 7 1 8 है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 7 1 8 1 3। सो ऑप्शन नंबर डी 7 1 8 1 3 इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट कोडिंग का था। चलिए एक और नंबर सीरीज, मतलब नंबर सीरीज से भी 2 क्वेश्चन आए अपने पास। सो अपने पास क्वेश्चन है 1 3 6 11 18 क्वेश्चन मार्क 42 एंड देन क्वेश्चन मार्क। नहीं, 2 क्वेश्चन मार्क कैसे हो सकते हैं, एक ही होगा। चलो चेक करते हैं, यहाँ पर एक्स होगा, क्वेश्चन मार्क को हटा दो यहाँ से, ठीक है। सो अपने पास है यहाँ पर 1 और 3 के बीच में जो गैप है, सबसे पहले डिफरेंस 2 का है, 3 का है, 5 का है, 7 का है। सो बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पर कि प्राइम नंबर का जो डिफरेंस है वो चल रहा है, प्राइम नंबर का डिफरेंस चल रहा है हमारे पास, प्राइम नंबर का डिफरेंस चल रहा है। देखो 2 3 5 7, तो अगला जो प्राइम नंबर होने वाला है हमारे पास वो 11 होगा। सो अगर 11 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 29 आना चाहिए, और अगर प्राइम नंबर का ही लॉजिक चल रहा है तो इट मींस कि अगला डिफरेंस 13 का होना चाहिए। तो 29 और 42 के बीच में 13 का गैप है, यस इट इज। सो ये वाला लॉजिक बिल्कुल सही है। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 29। सो 29 इज दी करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से इसको लॉजिक को लगाओगे, और ये लॉजिक बहुत ही कॉमन है। जब मैंने अपनी क्लासेस ली थी तो मैंने साफ साफ बताया था आपको कि अपना जो डिफरेंस का जो कोड है वो सबसे ज्यादा जो प्राइम नंबर के ही लॉजिक्स वहां पर लगते हैं, या फिर इवन नंबर और ऑड नंबर। तो डिफरेंस इवन ऑड में और प्राइम नंबर्स में चल रहे होते हैं। तो ये प्राइम नंबर का लॉजिक इस बार आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है वो है अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, या डायरेक्शन का आप बोल सकते हो। देयर आर 7 प्लेसेस ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इन अ सिटी कनेक्टेड बाय वेरियस रोड्स, ठीक है, कुछ भी रोड्स हैं। ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, तो ए जो है वो 6 किलोमीटर है साउथ ऑफ बी, ठीक है। ए इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी, तो ए अगर वेस्ट में है 10 किलोमीटर तो इसका मतलब है कि सी यहां पर होगा। सी के वेस्ट में अगर ए है तो इट मींस कि सी ईस्ट में होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, तो डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई। तो मैंने रफली बनाया क्योंकि मैं यहां पर अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, ना मेरे पास डी है ना ही ई है। सी इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी, तो सी जो है वो नॉर्थ ऑफ डी है 6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए एफ इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी, तो एफ जो है वो 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी है, तो यहां पर एफ आ जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने बताया वही हम बना रहे हैं। एफ इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, तो 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी का मतलब है कि जो जी है और जो डी है, जो जी है और जो डी है ये एक सीधी लाइन में होंगे, मतलब एक पैरेलल लाइन में होने वाले हैं, बिल्कुल सामने आमने सामने इन लाइन होने वाले हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम डी टू एफ, अगर कोई पर्सन है जो यहां पर चल रहा है वो डी टू एफ अगर जाता है थ्रू दीज रोड्स, तो इन रोड्स पे अगर वो चल के डी से एफ तक जाता है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन। तो पहले वो जाएगा 6, फिर जाएगा 10, मतलब 16, 16 और 6 22, और 22 और 9 31, यानी 31। सो ऑप्शन नंबर सी 31 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो अगर वो डी से एफ तक इन्हीं रोड्स पे चल के जाता, देखो यहाँ पे पूछने का तरीका बहुत अलग था कि अगर वो इन्हीं रोड्स पे चल के जाता है तो उसका कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करने वाला है। तो रोड्स पे अगर वो चल के जाएगा तो डिस्टेंस वही ट्रेवल करेगा। हाँ, अगर यहाँ पर ये बोल देता कि अगर डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एफ, तो फिर हम ये निकालते डायरेक्ट। अगर वो ये चीज ना रखता कि इन्हीं रोड्स पे वो चल के जा रहा है, तो फिर हम डायरेक्ट एक यहां से यहां तक का सीधा सीधा निकालते कि डी और एफ के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जो कि है एक कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड 64 इज रिटन एज दिस, 216 इज दिस, हाउ 512 रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो जो हम क्वेश्चंस देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो नंबर्स हमारे पास हैं क्वेश्चन में, वो सारे के सारे किसी ना किसी के क्यूब हैं। ये हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स लिखे हैं ये किसी ना किसी के क्यूब हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कोई लॉजिक है यहाँ पर क्यूब्स का। तो ये 4 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, और ये 8 का क्यूब है, ठीक है। हाँ देखो, इस क्यूब और इस क्यूब के बीच में 3 का गैप है, इस क्यूब और इस क्यूब के बीच में भी 3 का गैप है। तो इसका मतलब है कि अगले वाले क्यूब में भी 3 का गैप आएगा। तो अगर 3 का गैप आएगा तो इट मींस कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 11 का क्यूब, और 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331।
1331। सो 11 का क्यूब हम यहाँ पर लिख देंगे 1331। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके रीजनिंग के कितने क्वेश्चन सही निकले और कितने आपने अटेम्प्ट किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेट। ठीक है, तो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ये हमने यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस करवे थे। अगर आपने वीडियोस देखे हमारे तो हमने डाटा सफिशिएंसी पे भी क्लासेस की हैं, यूट्यूब पे भी की हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। तो क्यू क्या लगता है पी का, मुझे बस ये निकालना है कि क्यू क्या है पी के लिए। अब कौन सी स्टेटमेंट से मैं आंसर कर सकता हूं वो मुझे फाइंड आउट करना है। सो स्टेटमेंट 1 हमारे पास है, पी हैज टू सिस्टर्स आर एंड एस। पी को दो बहनें हैं आर और एक एस। सिर्फ इतनी सी बात को पढ़ के मैं ये नहीं बता सकता कि क्यू क्या लगता है पी का, हाउ क्यू रिलेटेड टू पी, क्योंकि यहां पे तो क्यू आया भी नहीं तो हम बता भी नहीं सकते। तो पहली स्टेटमेंट से इंडिविजुअल हम नहीं बता सकते, तो पहली स्टेटमेंट गलत। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ो, आर्स फादर इज ब्रदर ऑफ क्यू। आर का जो फादर है वो क्यू का ब्रदर है, मतलब आर के जो फादर हैं वो क्यू के ब्रदर हैं। ठीक है, तो इससे इसमें पी नहीं आया तो इससे मैं इंडिविजुअल नहीं बता सकता। लेकिन अगर हम दोनों से इंडिविजुअल नहीं बता सकते तो हम एक काम करते हैं कि दोनों कंडीशंस को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं बना लेता हूं कि अगर आर का फादर रहने दो, यहां पर हम बना लेते हैं कि आर फीमेल है, एस फीमेल है और यहां पर बन जाए पी। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद कुछ ये बन रहा है हमारा, दोनों को कंबाइन किया हमने, ये बना। उसने पूछा हाउ क्यू रिलेटेड टू पी। अब देखो यार, क्यू का जो जेंडर है वो अननोन है, और अगर मुझे किसी का जेंडर नहीं पता तो मैं ये नहीं बता सकता कि क्यू क्या लगता है, अंकल लगता है या आंट लगता है, कुछ भी हो सकता है अंकल या आंट, बट हम आंसर यहां पर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हम दोनों से मिला के भी आंसर नहीं कर सकते। सो यहां पर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, वन स्टेटमेंट से नहीं हो सकता, कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, नहीं। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, यस द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। तो मतलब कोई भी स्टेटमेंट आप यूज कर लो, आप आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि यहां पर क्यू का जो जेंडर है वो अननोन है, अनडिफाइंड है, इसलिए हम आंसर नहीं बता सकते कि हाउ क्यू रिलेटेड टू पी, क्योंकि वो अंकल भी हो सकता है और आंट भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, अ मोबाइल फोन हैज बीन स्टोलन। ठीक है, एक मोबाइल चोरी हुआ। देयर आर 3 सस्पेक्ट्स पी क्यू आर। तो 3 सस्पेक्ट्स हैं पी क्यू और आर। ठीक है, दे वर क्वेश्चन नोइंग दैट ओनली वन ऑफ देम इज गिल्टी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कोई एक इनमें से गिल्टी है, तो कौन गिल्टी है वो हमें ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा इनके स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। तो पी कुछ कह रहा होगा, पी के बारे में कुछ कह रहा होगा, क्यू के बारे में कुछ कह रहा होगा और आर के बारे में कह क्या रहे होंगे, अपने आप को तो निर्दोष ही बता रहे होंगे सब, बट देखते हैं। पी कहता है कि आई डिडंट स्टील। ठीक है, तो भाई मैंने नहीं चुराया, तो पी कह रहा है कि पी ने नहीं चुराया। सिंपल सी ये रखते हैं कि पी कह रहा है पी ने नहीं चुराया, क्यू ने चुराया है। वो कह रहा है कि क्यू ने चुराया, तो अगर वो पी ये कह रहा है कि क्यू ने चुराया तो इट मींस कि वो कह रहा है कि आर ने नहीं चुराया है। सिंपल ये बात हो गई। अब क्यू की बारी आती है, क्यू बोलता है कि आर ने नहीं चुराया। ठीक है भाई, आर ने नहीं चुराया होगा और मैंने भी नहीं चुराया, तो मतलब सॉरी इधर आएगा। तो क्यू कह रहा है कि आर ने नहीं चुराया और मैंने भी नहीं चुराया, तो इसका मतलब क्यू कह रहा है कि पी ने चुराया, पी कह रहा है क्यू ने चुराया, क्यू कह रहा है कि पी ने चुराया। ठीक है, तो दोनों आपस में लगे हुए हैं कि भाई तूने चुराया तूने चुराया। अब आर की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगी यहाँ पर रोल। आई डिडंट स्टील, मतलब आर कह रहा है कि आर ने तो नहीं चुराया, और आगे बोलता है आई डोंट नो हु डिड इट, तो मतलब उसने सस्पेंस में डाल दिया कि क्यू ने चुराया है या पी ने चुराया। अब भाई अब इस बात से तो हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि पी ने चुराया या क्यू ने चुराया, क्योंकि हम एक किसी भी कंडीशन में हम आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। देखो पी कह रहा है कि क्यू ने चुराया, क्यू कह रहा है कि पी ने चुराया, आर कह रहा है मुझे नहीं पता किसने चुराया लेकिन मैंने नहीं चुराया। तो इन दोनों की बात से भी ये है कि आर ने नहीं चुराया। तो अगर ये यहाँ पर ऐसा कुछ पूछे हु स्टोल, ठीक है, किसने चुराया ये तो नहीं बता सकते। अगर ये पूछे कि किसने नहीं चुराया तो हम आर बता देते, लेकिन अगर ये पूछ रहे कि किसने चुराया है तो भाई हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि पी कह रहा है क्यू ने चुराया, क्यू कह रहा है पी ने चुराया, आर कह रहा है मुझे नहीं पता, दोनों में से किसी ने भी चुराया हो, मैंने नहीं चुराया। तो इसका मतलब हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हैं कि चुराया तो चुराया किसने मोबाइल फोन। ठीक है, तो हम इसका आंसर कर देंगे कि हम कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ भी डेफिनेट चीज नहीं मिल पा रही। हाँ, एक चीज की डेफिनेशन मिल रही है, मतलब पूरा डेफिनेट मिल रहा है कि आर ने इस फोन को नहीं चुराया है, ये हम श्योरिटी से बोल सकते हैं, लेकिन किसने चुराया हम नहीं जानते। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, 3 टीम है पी क्यू एंड आर पार्टिसिपेट इन अ टूर्नामेंट इन विच द टीम प्ले विद वन अनदर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, तो जैसे अपना आईपीएल चलता है वैसे ही है। तो 3 टीमें हैं पी क्यू आर,
ठीक है, एग्जैक्टली वंस विन फैचेस अ टीम 2 पॉइंट्स, ठीक है, मतलब अगर वो जीतते हैं तो उन्हें 2 पॉइंट मिलते हैं, एंड अ ड्रॉ 1, और अ टीम गेट्स नो पॉइंट फॉर लॉस, अगर हारते हैं तो 0, मतलब कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है, और डिडक्ट भी नहीं होंगे, वो उन्होंने बताया नहीं कुछ। ईच टीम स्कोर्ड एग्जैक्टली 1 गोल इन द टूर्नामेंट, अच्छा ठीक है, तो मतलब हर टीम ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही गोल किया है, ठीक है। द टीम पी गॉट 3 पॉइंट्स, तो अगर इसको 3 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, इनके जो गेम्स हुए होंगे वो एक दूसरे के आमने सामने खेल के हुए होंगे, तो पी का क्यू और आर से हुआ होगा, ऐसे रख लेते हैं हम कि पी जो है वो क्यू और आर से खेला होगा। अगर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, देखो 3 पॉइंट्स सिर्फ एक ही तरीके से आ सकते हैं क्योंकि मैच 2 खेलने हैं, तो एक विन हो और एक ड्रॉ हो, ठीक है। क्यू गॉट्स 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका भी सिर्फ इसके 2 तरीके हो सकते हैं कि एक तो वो जीत जाए, एक वो हार जाए, या फिर वो दोनों ड्रॉ करवा दे, ठीक है, या तो वो दोनों ड्रॉ करवा दे या एक जीत जाए और एक हार जाए। आर को 1 पॉइंट मिला है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ ड्रॉ कर सकता है एक मैच, और एक मैच उसे हारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो पहले हम रखते हैं ये वाली कंडीशन को, विन और लूज वाली को, ठीक है, क्या इसमें हम सब कुछ बना पा रहे हैं या नहीं वो देखते हैं। तो इस कंडीशन में विन ड्रॉ, विन लॉस, ड्रॉ लॉस, ठीक है, तो ड्रॉ एक ही हो रखा है हमारे पास जो कि पी और आर के बीच में हुआ है, तो पी और आर के बीच में अगर ड्रॉ हुआ है तो यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं और यहां पर भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो आर अगर एक मैच ड्रॉ खेल रहा है, सॉरी आर जो अगर एक मैच ड्रॉ खेल रहा है पी के साथ, तो क्यू के साथ वो हारा होगा, इसका मतलब सिंपल ये हो गया। अगर पी यहां पर आर के साथ ड्रॉ खेल रहा है तो क्यू से वो जीता होगा, तभी उसके 3 पॉइंट बनेंगे, ठीक है। अब क्यू जो है वो किससे जीता हो, मतलब ये जो आर है अपना एल, सॉरी ये यहाँ पे हारा है, जो आर जो है वो हमारा हारा है क्यू से, इट मींस कि जो क्यू होगा वो आर से विन हुआ होगा, राइट। अगर वो आर से विन हुआ है तो क्यू जो है वो पी के साथ क्या हुआ होगा, पी के साथ लॉस हुआ, तो यहां पर ये लॉस हो गया, ठीक है, मतलब ये मैच हार गया। अब पहली कंडीशन ये बनती है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि ईच टीम स्कोर्ड एग्जैक्टली 1 गोल इन द टूर्नामेंट, तो अगर ये जीता है तो ये 1-0 से जीता होगा, ड्रॉ हुआ है तो ये 0-0 पे हुआ होगा क्योंकि वो एक गोल तो कर चुका है। अगर ये विन हुआ है तो ये 1-0 से करा होगा। अब ये लॉस हुआ है, किससे लॉस हुआ है, इससे ही लॉस हुआ होगा, तो यहाँ पर 0-1 है, ठीक है, उसको नहीं मानते, एक एक गोल की बात। अगर ये लॉस हुआ है, देखो ड्रॉ तो 0-0 पे हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर भी 0-0 रहा होगा। भाई ड्रॉ एक ही हुआ है जो किस किस के बीच हुआ है, पी और आर के बीच में, राइट। सो पी और आर के बीच में अगर 0-0 पे ड्रॉ हुआ तो ये 0-0 का होगा। अगर ये हारा है, अगर ये हारा है तो ये किससे हारा है, क्यू से हारा, और क्यू जो है वो 1-0 से जीता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0-1, तो इस हिसाब से तो आर जो है वो कोई गोल ही नहीं कर पाया। इट मींस कि विन और लॉस वाली कंडीशन हमारी जो क्यू की है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि आर की साइड से कोई भी गोल यहाँ पर देखने को लिए नहीं मिला। इट मींस कि ये वाली कंडीशन हमारी गलत है, तो ये हटाओ यहां से। अब दूसरी कंडीशंस पे चलते हैं कि दूसरी कंडीशंस हमारी क्या कह रही हैं, कि ड्रॉ हमें किस किस का करवाना है चेक करते हैं, क्योंकि हमें एक गोल करवाना वहां पर नेसेसरी है, क्योंकि उसने बोला है कि हर टीम ने एक गोल तो कम से कम वहां पर किया ही है। तो अब आओ गोल देखते हैं कि किसने कैसे किए हो, कौन किससे कैसे जीता होगा। यहां पे तो ये श्योरिटी है कि ये देखो भाई एक जीता है और एक ड्रॉ किया, ये बात की श्योरिटी है। तो जो क्यू का ड्रॉ है वो ऐसा होगा कि एक बार तो पी के साथ है, क्यू का यहां पे ड्रॉ है, तो पी का और क्यू का ड्रॉ हुआ होगा, ये श्योरिटी हो गई, ठीक है। अब क्यू का जो है वो आर के साथ भी ड्रॉ रहा होगा, तो यहां पे ड्रॉ रहा होगा। अब आर का अगर सॉरी क्यू का अगर आर के साथ ड्रॉ रहा है तो आर का क्यू के साथ ड्रॉ रहा होगा, तो ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक विन और एक लॉस है, इसका मतलब पी ने एक मैच जीता है, वो आर के खिलाफ जीता होगा, तो यहां पर विन होने वाला है, और जो आर है वो पी से हारा होगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर इसका लॉस, मतलब ये हारा था। अगर ये जीता है तो इसका मतलब यहां पर 1-0 से जीता होगा, क्योंकि एक ही गोल कर सकती है एक टीम, तो इसने जो ड्रॉ खेला होगा वो 0-0 से खेला होगा। तो पी और क्यू के बीच में जो मैच हुआ था वो ड्रॉ हुआ है 0-0 से, तो पी और क्यू के बीच का जो मैच था वो 0-0 से ड्रॉ। अब इसने जो मैच हारा वो हारा तो पी से है, तो इसका मतलब इसने 0-1 से ये मैच हारा था। और ये वाला देखो, अब ना तो क्यू ने कोई गोल किया अभी तक और ना ही आर ने कोई गोल किया, तो इसका मतलब है जो ड्रॉ हुआ होगा ये 1-1 का हुआ होगा, क्योंकि हमें एक एक गोल देना ही है। देखो ड्रॉ हुआ है, इसका मतलब सेम गोल है, और जो ड्रॉ है वो किस किस के बीच हुआ है, क्यू और आर के बीच में, तो इन दोनों का जो 1-1 पे स्कोर लेवल रहा होगा। और इस तरीके से क्या हुआ, हमारी ये वाली जो कंडीशन है, ईच टीम स्कोर्ड एग्जैक्टली 1 गोल इन द टूर्नामेंट, ये वाली बात सही हो जाती है, ठीक है। तो हमारी यहां पर ये जो कंडीशन है ये प्रॉपर ये वाली बनती है।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो ठीक है हमारा जो बन चुका है उसे देख के बताएंगे कि कौन सी बात यहां पर सही है। द रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन P एंड Q, तो P और Q के बीच का जो रिजल्ट है, Q इज ड्रॉ विद द स्कोर 0-0, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू कि P और Q के बीच में जो ड्रॉ हुआ है वो 0-0 पे खत्म हुआ है, बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय R अगेंस्ट Q इज 1, सो R अगेंस्ट Q इज 1, यस एक एक की ड्रॉ हुआ है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि ड्रॉ हुआ या नहीं हुआ, उसने सिर्फ ये पूछा द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय R अगेंस्ट Q इज 1, तो हाँ R ने Q के अगेंस्ट में एक गोल किया है, तो ये वाली बात भी क्या है हमारी सही है। सो बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन क्या होता है हमारा, बोथ के साथ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। देखो यहाँ पे दो चीजें थी, या तो ये हार सकता था एक, और एक ये क्या कर सकता था, 2 पॉइंट थे, एक जीत सकता था, लेकिन इस वाली कंडीशन में हमारा क्या बन रहा था कि आर कोई भी गोल नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए वो वाली कंडीशन हम नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अभी जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये भी डाटा सफिशिएंसी का ही कुछ क्वेश्चन है। इन अ फुटबॉल मैच, एक और फुटबॉल मैच हुआ, टीम P प्लेइंग अगेंस्ट Q, तो P और Q खेल रहे हैं आपस में, ठीक है, दो टीम खेल रही है इस बार, तीन टीम नहीं है। P प्लेइंग अगेंस्ट Q वॉज बिहाइंड 3 गोल्स विद 10 मिनट्स रिमेनिंग, ठीक है। सो 10 मिनट जब रह रहे थे तो 3 गोल से पीछे थे, ठीक है। कौन, इन अ फुटबॉल मैच टीम P प्लेइंग अगेंस्ट Q वॉज बिहाइंड बाय 3 गोल्स, ठीक है, तो ये ठीक है हम मान लेते हैं। डज टीम P विन द मैच, तो हमें क्वेश्चन पूछा गया कि क्या P मैच जीता। देखो भाई 10 मिनट पहले, मतलब 10 मिनट जब गेम के बचते हैं, मान लो 90 मिनट का जैसे गेम होता है हमारा फुटबॉल का, तो 80 मिनट पे 3 गोल का डिफरेंस था, या 3 गोल पीछे थे वो, तो ठीक है। टीम P स्कोर्ड 4 गोल्स इन द लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स होना चाहिए यहां पर, ठीक है। लास्ट के जो 10 मिनट है, क्योंकि 10 मिनट का ही बचता है गेम, तो टीम P स्कोर्ड 4 गोल्स इन द लास्ट 10 मिनट, अगर मैं यहां पर बोलता हूं तो P जो है वो 3 गोल से पीछे था, तो अगर 3, चलो मान लेते हैं 0-3 से ही पीछे था, या 1 और 4 से पीछे हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो टीम P स्कोर्ड 4 गोल्स, हाँ तो टीम P को अगर मैच जीतना है तो उसको कम से कम 4 गोल करने पड़ेंगे, तभी वो आगे निकलेगा, क्योंकि अगर P ने 3 ही गोल किए तो 4-4 की इक्वलिटी हो जाएगी, या 3-3 की इक्वल हो जाएगा, जो भी है 3 गोल से पीछे है, तो इसका मतलब उसे 4 गोल करने पड़ेंगे अगर मैच को जीतना है। तो डज P विन द मैच, यस, अगर ऐसा होगा तो P जो है वो मैच को जीत जाएगा, कि टीम P अगर 4 गोल मार दे लास्ट के 10 मिनट में तो वो मैच जीत जाएगी, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है टीम Q स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 4 गोल्स इन द मैच। देखो इस बात से मैं इसको नहीं निकाल सकता कि टीम Q ने अगर 4 गोल मारे हैं मैच में, टीम Q अगर 4 गोल करती है मैच में, तो मैं इससे ये नहीं बता सकता कि टीम P जीतेगी मैच को या नहीं जीतेगी, ठीक है। तो इससे Q के 4 गोल मारने से P जीतेगा या नहीं जीतेगा वो हमें कोई भी आइडिया नहीं है। इवन हमें बस इतना पता है कि 3 गोल से वो पीछे हैं लास्ट के 10 मिनट तक, ठीक है। तो Q वाली सेकंड वाली स्टेटमेंट से हम यहां पर आंसर नहीं कर सकते, तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट होगी जिससे हम आंसर कर सकते हैं। The question can be answered by using one of the statement alone, but cannot be answered using the other statement alone, ठीक है। The question can be answered using either statement alone, नहीं, ये बात नहीं हो सकती। देखो either alone मतलब दोनों में से कोई भी। The question can be answered by using both the statement together, नहीं हो सकता। The question cannot be answered, नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। The question can be answered by using one of the statement alone, कि इसमें से किसी में से एक को हम यूज करके हम आंसर कर पा रहे हैं, जो कि है हमारी पहली वाली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका यहां पर इस तरीके से हम आंसर करने वाले थे। तो टोटल अपने 17 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के अंदर। 18वां मैं मान भी सकता हूं और नहीं भी मान सकता हूं, क्योंकि वो कुछ मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड था और कुछ रीजनिंग से भी था। तो 17 क्वेश्चंस हमारे ये निकलते हैं हमारे रीजनिंग के सेक्शन से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने अटेम्प्ट थे और आपने कितने सही अटेम्प्ट किए। चलिए, थैंक यू।